हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। थियोरेटिकली तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बट कल की लाइव क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और आज मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आज के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। सो मेक श्योर कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। ओके, so these are the two questions. First question is find the value of p for which one root of the quadratic equation this is 6 times the other. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि p की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स हो जाए। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 6 अल्फा हो जाए। p की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा हो तो दूसरा रूट 6 अल्फा हो जाए। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें रूट भी नहीं मालूम है और p की वैल्यू भी नहीं मालूम है। तो कैसे टैकल करेंगे? मेक श्योर कि वीडियो आप पॉज कर रहे हो। वीडियो पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड 6 अल्फा। मान लेते हैं कि रूट्स अल्फा और 6 अल्फा हैं। देन सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बताइए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी की वैल्यू देखिए -14 है अपॉन ए की वैल्यू p है। 6 अल्फा और अल्फा 7 अल्फा हो जाएगा। 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p। देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा और अल्फा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन p। ओके, ये एक इक्वेशन हुई। अभी हमको मालूम नहीं है, हम तो बस देख रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स निकाल लिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये अल्फा इंटू 6 अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, मतलब 8 अपॉन p। ये हो गया हमारा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। हमको कौन चाहिए? हमको p चाहिए। तो अल्फा की ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू है 2 अपॉन p। है ना, ये कहां से आया? आप यहां लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। नीचे दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, ये यहां मैंने नीचे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना? ये आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। अभी जब आप अल्फा की वैल्यू ये 2 अपॉन p आई थी इक्वेशन 1 से, यही वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। सो ये जो नीचे लिखा हुआ जो कट जा रहा है वीडियो में, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, चलिए इसके आगे नेक्स्ट स्टेप। ये हो गया हमारा 6, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये p स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p स्क्वायर। ये 6 और p का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 2 कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा p - 3 इज इक्वल टू 0। यहां से p की वैल्यू 0 आएगी, यहां से p की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब p 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होता है, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। हमारा आंसर क्या हो गया? p इज इक्वल टू 3। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सम ऑफ रूट्स के लिए इक्वेशन बनाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इक्वेशन बनाई। उसके बाद अगर ये अल्फा की भी वैल्यू रूट भी पूछता तो p की वैल्यू 3 आप रख लीजिए। आपको अल्फा यहां पे p की वैल्यू 3 रख लीजिए, रूट 2/3 आ जाएगा, है ना? p की वैल्यू आप 3 रख लीजिए, एक रूट 2/3 आ जाएगा और एक और आ जाएगा। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। होगा वो क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा था लाइव क्लास में। बल्क ऑफ क्वेश्चन की वजह से ये क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आया, वरना मैं ये क्वेश्चन ऑन द स्पॉट लाइव क्लास में सॉल्व कर देता। ठीक है, बट शायद मैं जब कोई दूसरा क्वेश्चन लगा रहा था तब ये क्वेश्चन सामने आया होगा और चैट बॉक्स में मेरी नजर नहीं पड़ी।
क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 6,500 रुपीज वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, 6500 रुपए कुछ लोगों में डिवाइड किए गए हैं। देयर हैड बीन 15 मोर पर्संस, ईच वुड गॉट ₹30 लेस। अगर, यहां इफ लगा लो यार, अगर 15 और लोग होते तो सबको 30 रुपए कम मिलते। इफ देयर हैड बीन 15 मोर पर्संस, ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस। Let the total number of persons is equals to x। मेक श्योर कि आप वीडियो पॉज कर रहे हैं और खुद से सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। पहला अटेम्प्ट, सबसे पहला ट्रस्ट आपको किस पे करना चाहिए? खुद पर। पहले सबसे पहला चांस हमें किसको देना चाहिए? खुद को। तो सबसे पहले अपने आप को चांस दीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए। आप 1000 बार भी गलतियां करते हो तब भी आपको खुद को ही पहले चांस देना है। उसके बाद ही, अगर पूरा आपसे सॉल्व नहीं भी होता है तब भी एटलीस्ट देखिए कि मैं कितने स्टेप तक सही लेकर के गया था, कि कितने स्टेप तक सही लेकर के गई थी, और उसके बाद मुझसे ये मिस्टेक क्यों हुई, है ना। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे तो वो सॉर्ट आउट होंगी और धीरे धीरे आपकी मैथ्स अच्छी होने लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम हमेशा भागते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चक्कर, है ना। हमारे लिए मैं वो चीज क्यों नहीं सोच पा रहा, मैं वो चीज क्यों नहीं कर पा रही, ये हम लोग नहीं गौर करते। हम लोगों को बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन नोटबुक पे आ जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ पर्संस हम लोगों ने मान लिया x। कितने लोग, कितने रुपए हैं? 6500 इन x लोगों में डिवाइड किए गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, each person will have, भाई 6500 रुपए x लोगों में हमने बांटे 6500 अपॉन x रुपीज। ये हर आदमी के पास होंगे, ये हर आदमी के पास होंगे 6500 अपॉन x रुपीज, ये सबके पास होंगे। x लोग, टोटल नंबर ऑफ पर्संस x है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना, कितने लोगों का ग्रुप है? x लोगों का, और सबको हमने 6500 रुपए सब में डिवाइड किए, तो सबके पास कितने कितने गए? 6500 अपॉन x। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में एक चेंज ला रहा है, कह रहा है कि अगर 15 ज्यादा लोग होते, ओके नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन, टोटल नंबर ऑफ पर्संस, पहले x थे, अब 15 ज्यादा हो गए, x प्लस 15। जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा कर रहा है। अब सब नाउ हेंस देन सॉरी, ईच पर्सन विल गेट, अब सबको कितने मिलेंगे? 6500 अपॉन एक्स प्लस 50, 6500 अपॉन एक्स प्लस 50, इतने रुपए आप सबको मिलेंगे। जब पहले इतने रुपए सबको मिल रहे थे, अब जब 15 लोग बढ़ गए तो अब इतने रुपए सबको मिल रहे हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा कर रहे हैं, कुछ भी अपने दिमाग, खुद का दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं, ये सब तो अजम्पशन वाला है। पहले हमने माना कि टोटल एक्स लोग हैं, 6500 रुपए हमने एक्स लोगों में बांट दिए तो हर एक को इतने मिले। फिर क्वेश्चन कहा कि भाई 15 लोग बढ़ा दिए, हम बढ़ा दो, हमने कहा कि ठीक है। फिर अब वही 6500 रुपए सब में बांट दो, हमने कहा कि ठीक है। 6500 रुपए एक्स प्लस 15 पीपल में हमने बांट दिए, तो सबको इतने इतने मिले अपॉन 6500 अपॉन एक्स प्लस 15। पहले हर आदमी को इतने मिल रहे थे, अब हर आदमी को इतने रुपए मिल रहे हैं। और यहाँ कह रहा है कि बाद में सबको 30 रुपए कम मिले, मतलब ये वाला जो पैसा मिल रहा है सबको, हर इंडिविजुअल का ये वाला जो पैसा है ये 30 रुपए कम है इससे। मतलब अगर यहाँ 100 रुपए मिल रहे थे, इस केस में अगर 100 रुपए हर आदमी को मिल रहे थे, तो इस केस में सबको कितने मिल रहे हैं? 70 रुपीज ही मिल रहे हैं। अच्छा, ओ, इसका मतलब 6500 अपॉन एक्स माइनस 6500 अपॉन एक्स प्लस 15, ये रुपए इससे कितने ज्यादा है? 30। ये आपकी इक्वेशन बन गई। Just take a screenshot of this. Just take a screenshot of this. मैं क्वेश्चन erase कर देता हूँ। आदत हो गई है। Just take a screenshot of this. So this is the equation. 6500 upon x minus 6500 upon
एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30, ये इक्वेशन है। तो मुझको क्या दिखाई दे रहा है कि मैंने 1 0 10 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एक है ना 10 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब मुझे और एक अच्छी चीज 650 कॉमन दिखाई दे रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 और 650 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कीजिए मत, हमको तो बाद में फैक्टराइज ही करना है, इसको प्रोडक्ट मत कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना मतलब टाइम वेस्ट करना। इसका 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये 15x इंटू 3 45x। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ खुद से ट्रांसफर कीजिए इन सारी चीजों का, आपको खुद मिल जाएगी वो चीज। मुझको ये लग रहा है कि ये 3 से पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, आई डोंट नो। अच्छा ये 3 से 15 कैंसिल हो रहा था, तो 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 650 इंटू 3 5 जो 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 15, इसको उधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 650 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये सब जबरदस्ती के स्टेप्स हैं। अब इसको लिखने के बाद आप अगर आपको दिख रहा है तो आप यहां से डायरेक्ट यहां पर भी आ सकते थे, ठीक है। आई मीन यू नो मैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए जो भी मैथ्स को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इस क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। ओके तो मुझको 15 लाना है सब्ट्रैक्ट करके, इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसको माइनस करने पर 15 आ जाए, ढूंढिए, आइए ढूंढते। 650 इंटू 15, इसको हम लिख लेते हैं 13 इंटू 15, लाना है। अच्छा 13 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें से ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 15 आ जाए। अच्छा यहाँ टाइम तो देना ही पड़ेगा, ये मुझे सॉल्यूशन मालूम थोड़े। Oh shit. 650 into 5 है, मैंने 15 लिख दिया, I'm sorry. Shit. देखिए मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। So 13 into 5 into 5, तो 13 into 5 हो गया हमारा 65 और ये हो गया हमारा 50। देखिए झट से फैक्टर मिल गया, 50 एंड 65, 50 और 65 के बीच डिफरेंस कितना है 15 का, तो हो गया काम। यहाँ पे x कॉमन है, x प्लस 65 आ जाएगा, यहाँ 50 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 65 आएगा, x प्लस 65 हम कॉमन ले लेंगे और x माइनस 50 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। x प्लस 65 एक ब्रैकेट में और x माइनस 50 दूसरे ब्रैकेट में। अब
यहां से x की वैल्यू आएगी -65, यहां से x की वैल्यू आएगी 50। x था क्या? नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस नेगेटिव तो हो नहीं सकते। x की वैल्यू आंसर क्या आएगा? इसका मतलब 50 लोग थे। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट की सॉल्यूशन बात समझ में आई हो। वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सिलेबस में तो नहीं दी हुई है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रही है, यहाँ फाइनली ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होकर के लास्ट में क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है सिलेबस में। जो रिड्यूस्ड सिलेबस है सीबीएसई का उसमें से इन्हें हटा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं करें। अगर आपने गौर किया होगा तो बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक में ऐसी दी हुई हैं जो क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है, लेकिन वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्स और वाई मान करके लगाई जा सकती हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी एक्स और वाई अज्यूम करके लगाया जा सकता था। मेक श्योर कि आप क्वाड्रेटिक की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज है, ये नहीं कि वो सिलेबस हटा दिया तो हम उन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस ना करें, नहीं, आपको उन्हें सॉल्व तो करना ही है। वो टॉपिक है जो सीबीएसई ने सिर्फ दिखाने के लिए हटाया है। इसके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल हो सकते हैं। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है कि बाद में आप आर्ग्यू कर सकें। सीबीएसई सीधे कह देगी, एग्जामिनर सीधे कह देगा कि आप इस क्वेश्चन को एक्स एंड वाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके लगाइए। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन सिलेबस से भले चीजें हटाई गई हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट अगर इस मेथड से लगाएगा तो उसको एग्जाम में टीचर मार्क्स नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को टू वेरिएबल में लगाइए, आप इस क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में लगाइए। मैथमेटिक्स में मेथड जो है वो तो मेथड है, इट्स नॉट, है ना। ये नहीं कि ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। सो मैंने जानबूझ करके इसे ऐसे सॉल्व किया क्योंकि कहीं ना कहीं टू वेरिएबल में क्वेश्चन को ले जाना थोड़ा टिपिकल होता। बाय द वे, आई होप आपको बिल्कुल सीधे सीधे कहानी समझ में आई होगी कि हमने किस तरह से अजम्पशन किया है, कैसे ये इक्वेशन बनी, और इसके बाद तो कॉमन है ना, रेशनल एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन है, ट्रांसफर करना, कॉमन लेना, क्वाड्रेटिक बनाना, फैक्टराइज करना एंड ऑल दैट। ये -65 ले नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ पर्संस नेगेटिव नहीं हो सकते। दैट इज वाई एक्स इज इक्वल टू 50 इज द राइट आंसर। सो मेक श्योर कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज को स्किप ना करें, उसके क्वेश्चंस को लगाइए, चाहे टू वेरिएबल में लगाइए चाहे सिंगल वेरिएबल में लगाइए, मगर उन क्वेश्चंस को छोड़िएगा नहीं। बाद में ये नहीं कि सर आपने तो कहा था कि ये सब सिलेबस में नहीं है तो आ गया पेपर में, फालतू की कोई आर्गुमेंट नहीं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आई हो। ओके, सो दिस वन इज आवर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन of today's class. Sum of first n terms of three different APs are S1, S2 and S3 respectively. तीन APs है हमारे पास। पहली AP के n टर्म्स का सम S1 है, दूसरी AP के n टर्म्स तक का सम S2 है और तीसरी AP के n टर्म्स तक का सम S3 है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट सॉल्यूशंस। मतलब ये नहीं कि सामने क्वेश्चन आया कैसे लगेगा पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत रिलैक्स रहिए क्वेश्चंस को लेकर के, फ्लेक्सिबल रहिए, कोई बात नहीं। अगर हमसे लगता है तो भी ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। मेक श्योर कि आप इंजॉय कर रहे हो। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 5। हर एपी का मतलब हर एपी स्टार्ट 5 से ही हो रही है। फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट सबका 5 है। एंड देयर कॉमन डिफरेंसेस आर 2, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। मतलब एक एपी ऐसे है 5 और उसका कॉमन डिफरेंस 2, मतलब 7, 9, 11, 13 ऐसे। और दूसरी एपी है 5, इसमें 4 कॉमन डिफरेंस है ऐसे। तीसरी एपी का फर्स्ट टर्म 5 लेकिन कॉमन डिफरेंस 6 है। इस एपी के n टर्म्स तक का सम S1 है, इसके n टर्म्स तक का सम S2 है, इसके n टर्म्स तक का सम S3 है। तो बड़ा सिंपल सी कहानी बता रहा है। S1 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। A और D जब हमको मालूम है तो S1 निकालने में क्या इश्यू है। हमको ये प्रूव करना है, ये पागलों वाला काम है। S1 + S3 = 2S2। ये ना क्वेश्चन पूछा बड़े इंटेलिजेंट तरीके से गया है, लेकिन अगर आप पढ़ करके समझ रहे हैं ना बात को, तो ये उतना भी जितना स्मार्ट बन रहा है उतना स्मार्ट है भी नहीं है। मतलब इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं बना पाया
है ना। ये इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि अरे ये S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 AP के सम को, n टर्म्स का सम फर्स्ट AP का, n टर्म्स का सम सेकंड AP का, इन दोनों को ऐड करने पर दूसरी AP के n टर्म्स के सम का ट्वाइस आना चाहिए। हमको नहीं मालूम कैसे प्रूव करना है, हमको तो AP मिल गई तीनों। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं S1 निकालूंगा, S2 निकालूंगा, S3 निकालूंगा, वैल्यू वहां पटक दूंगा। तो अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए। मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करें, बाकी किसी की भी बारी बाद में आती है। सॉल्यूशन फर्स्ट एपी ऐसे लिखते हैं, फॉर फर्स्ट एपी है ना, S1 n टर्म्स तक का सम। S1 इज नॉट फर्स्ट टर्म, S1 is sum of n terms, n by 2 a, फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला, सॉरी 2a प्लस a की वैल्यू पहले ap का फर्स्ट टर्म 5 है, मतलब ये 10 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई, इतने तो 10th वाले होशियार होते हैं। d 2 है, ये -2 10 में से ये 2n और ये -2 10 में से 2 चला गया 8। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा n प्लस यहां से 2 कॉमन होगा 4, और वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन लेके इस 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया हमारा S1, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और सेकेंड एपी कुछ करना ही नहीं, S2 n by 2, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा। 2a, a तो 5 ही है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दूसरी एपी का 4 था। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 -4, ये 4n आ जाएगा, और 10 में से 4 चला गया 6, यहां से भी 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, यहां बचेगा 2n प्लस 3, ये आ गई S2 की वैल्यू। ओ चलो S3 भी निकाल लेते हैं फटाफट। S3 में यहाँ 4 की जगह 6 लिखा रहेगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, S3 निकालना आपका काम होगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 6n, 10 में से 6 चला गया 4, ये आएगा हमारा S3, ठीक है। S3 आप खुद से निकालेंगे, जैसे मैंने S1 निकाला, जैसे मैंने S2 निकाला, बिल्कुल वैसे। कुछ चेंज थोड़े है, पहली एपी में d की वैल्यू 2 है, दूसरी एपी में d की वैल्यू 4 है, तीसरी एपी में d की वैल्यू 6 होगी, बाकी तो सब सेम है, ये n है ना। ओके, सो मेक श्योर कि आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ S1, द वैल्यू ऑफ S2 एंड द वैल्यू ऑफ S3। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूं। Okay, so हमको ये LHS को RHS के बराबर निकालना है। S1 प्लस S3 निकाल के देख लेते हैं। LHS S1 प्लस S3, S1 देख लीजिए क्या है, n प्लस 4, S3 देख लीजिए क्या है, n 3n प्लस 2, n तो कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, n प्लस 4 प्लस 3n प्लस 2, 3n और n क्या आ जाएगा 4n, और 4 और 2 क्या आ जाएगा 6, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2n प्लस 3। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 क्यों कॉमन लिया सर आपने, यहां पर भी 2 कॉमन लिया हुआ था, उसका देखा देखिए मैंने यहां से भी 2 कॉमन ले लिया। ये क्या बचा, 2 को छोड़ करके n 2n प्लस 3, ये देखो तो ये n 2n प्लस 3, अरे ये तो S2 है, 2 और ये क्या है S2 है, यही तो RHS था, यही तो प्रूव करना था। अच्छा, क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा सा, मगर इतना भी अच्छा नहीं था ना, तो हमको A निकालना पड़ा ना, मतलब n की वैल्यू कुछ निकालनी नहीं थी, कुछ फाइंड बस जस्टिफाई करना था कि S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। विश कि जो स्टूडेंट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे खुद से, उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो, और अगर नहीं भी सॉल्व हुआ हो तो कम से कम
है ना, 25%, 30%, 50% वो सही डायरेक्शन में गए हों, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को टैकल ही नहीं कर पा रहे, आपको लीड नहीं मिल रही कि सॉल्व कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है, तो ये वाकई प्रॉब्लम की बात है। ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर जब टीचर का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो ये देखिए कि क्यों उसने ऐसे ही काम करना शुरू किया है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के कि उसको किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिपेंड करता है या तो थ्योरी में आगे बढ़ेंगे या कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। बाय।